Hello everyone. This is probably going to be the last session in the prelims mindset building series. One second, let me fix the mic. Okay. हाँ. So this is going to be the last session in prelims mindset building series. और इसमें हम क्या देख रहे हैं? मेरा अपना पेपर है सामने, 2025 का पेपर है. यहाँ हम थॉट प्रोसेस देख रहे हैं. आंसर नहीं देखेंगे कि भैया ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट किए हुए हैं, क्या सोच करके कौन से क्वेश्चन मैंने छोड़े, क्या सोच करके कौन से ऑप्शन मैंने लगाए थे, और मैं ऐसा ही करता आया हूँ पिछले 4-5 प्रीलिम्स से, और इसी करके मेरे पिछले 4 प्रीलिम्स लगातार क्वालिफ़ाई हुए हैं, है ना? हर बार 100 प्लस मार्क्स मेरे बने हैं और 3 बार मेरे 110 प्लस मार्क्स भी बने हुए हैं, ठीक है? तो वो जो थॉट प्रोसेस है एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर, हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल लगे। दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफ़ाई कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रिक्स की वेव और हाइप बहुत ज़्यादा है यूट्यूब में। दिस इज़ नॉट अनदर ट्रिक वीडियो। कोई थे, आई थिंक, क्या नाम उनका, गगन या कुछ ऐसे करके, कोई लर्नर लर्नर क्या, कोई फॉलोअर थे जिन्होंने शायद मेरी पिछली सीसेट वाली वीडियो को ट्रिक की वीडियो समझ के, या जो भी समझ के, एक कमेंट डाल दिया था, है ना? गगन जी, आई रिस्पेक्ट यू अलॉट। पता नहीं फिर वो कमेंट कैसे डिलीट हुआ, लेकिन मैंने वो पढ़ लिया। तो कमेंट में ये लिखा था कि भाई वीडियो है ना, हाँ, ये वीडियो बनाने के अलावा पढ़ भी लिया करो। तो थैंक यू सो मच। मैं आज के बाद से पढ़ना स्टार्ट करूँगा। आज तक, है ना, एक भी पढ़ाई नहीं की है। तो आई विल कंसिडर योर एडवाइस, राइट? एंड आई विश यू अ ग्रेट लक। आपका प्रीलिम्स निकले, मेंस निकले, इंटरव्यू निकले और आपका नाम लिस्ट पे आए, और आपको, है ना, वो कमेंट वगैरह किसी को डिलीट करने की ज़रूरत उतनी थी भी नहीं। जो मेरे रेगुलर लर्नर हैं, कुछ एक लोग हैं, है ना, अरुण की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि भैया इसको कंप्लीट करो एक बार 2025 के प्रीलिम्स के पेपर को। दैट्स व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस वीडियो अगेन। सो लेट्स स्टार्ट। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, हम यहाँ कोई ट्रिक नहीं डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ एक बात को डिस्कस करने वाले हैं, वो ये कि भाई जो मैंने ऑप्शन लगाए, जिनकी वजह से मेरा कट ऑफ क्लियर हुआ, उन ऑप्शंस को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने के पीछे का मेरा माइंडसेट क्या था, थॉट प्रोसेस क्या था, इसीलिए मैंने अपनी ओरिजिनल जो कॉपी है, वो यहाँ सामने रखी हुई है, राइट? तो वो हो सकता है आपको 4-5 क्वेश्चंस में हेल्प करे, राइट? और प्रीलिम से 1 दिन पहले शाम को जब आपको एकदम ठंडे माइंड से रेस्ट करना होगा, उस टाइम इस वीडियो को देखना। अभी लाइक करके रखिए या सेव करके रखिए, उस टाइम इसे देखना, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है। स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सेशन बिगिन होता है। देखिए, पहली स्टेटमेंट आ रही है कि पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स। ये तो देखो एब्सोल्युटली गलत स्टेटमेंट है। इसलिए नहीं कि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नहीं। ये गलत स्टेटमेंट इसलिए भी है क्योंकि जिसे कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है, उसे ये बात मालूम है कि जो इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत होती है, वो 20 लाख से कम अगर आपकी संख्या है, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूट की जाए। समझ रहे हो? तो इसके लिए अब कहीं न कहीं हो सकता है एग्ज़ेम्पशन हो, क्योंकि स्टेट्स के पास ये है ना, जैसे मान लो सिक्किम जैसे स्टेट हो गए, बहुत कम इनकी पॉपुलेशन है, तो वहाँ क्या ही ज़रूरत होगी इंटरमीडिएट पंचायत की, भले हमें ना पता हो। अगेन मैं इसमें भी डाउट में था कि हो सकता है कि सारे स्टेट्स में हो सकता है सारी स्टेट्स ने इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत क्रिएट की हो, लेकिन फिर ऐसा होता है कि यार अगर ऑप्शन दिया गया है और कोई ना कोई स्टेट ऐसा होगा भाई साहब कि जिनके पास फाइनेंशियल क्रंच हो, मनी उतना उनके पास ना हो, तो कम से कम अपना थोड़ा पैसा बचाने के लिए वो इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत, अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं रखेंगे। ये सोच के ही एलिमिनेट किया गया ये ऑप्शन। दूसरी बात, पहले ये देखो कि पूछा क्या है, करेक्ट या नॉट करेक्ट। प्रॉब्लम एक बड़ी ये भी होती है कि आप यहाँ पे लगा देते हैं इनकरेक्ट, यहाँ करेक्ट, यहाँ जब आप सामने लगा रहे हो ना, ये इनकरेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, फिर आप यहाँ कंफ्यूज होने लग जाते हो। नीचे नॉट पूछा है, आपने यहाँ ऐसे लगा दिया, है ना? तो नॉट की वजह से आप यहाँ करेक्ट वाले टिक करो कर दोगे, देख लेना। इसलिए हमेशा कोशिश करो, जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसे पीछे लिखो, यहाँ लगाओ क्रॉस, यहाँ लगाओ क्रॉस, यहाँ लगाओ करेक्ट का क्रॉस, या फिर करेक्ट का चेक, इनकरेक्ट का क्रॉस। फिर देखो कि अच्छा नॉट करेक्ट पूछा है, तो बस यहाँ नॉट करेक्ट है, यहाँ टिक लगाओ, नॉट करेक्ट है, यहाँ टिक लगाओ, यहाँ नॉट करेक्ट है, यहाँ टिक लगाओ, फिर काउंट करो। ये आपकी जो एक होते हैं ना कि सिली मिस्टेक, यार गलती से आप एक गलती से मिस्टेक कर देते हो, वहाँ आपका
एक 2 नंबर नहीं, वहाँ आपका 2 पॉइंट कितना बना वो 8 नंबर आपके चले जाते हैं, है ना? तो उसी चीज़ को वो 2.88 नहीं, ये कितना बनता है यार, नेगेटिव का कितना बनता है? 2 का 1/3 कर लो, जितना वो बनेगा, है ना? 6, 7, 7 तियाँ 21 अराउंड, है ना? 0.7 मार्क्स के आसपास, साथ में वो भी जाएगा नीचे। तो उसको बचाने के लिए आप ये काम कर सकते हो कि अच्छा, गलत है स्टेटमेंट या ठीक है स्टेटमेंट, वो पीछे लगाओ। पूछा क्या है वो आगे लगाओ, दैट्स इट। टू बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल, पर्सन शुड अटेन 30 ईयर्स। भाई ये तो बकवास है। एमपी बनने के लिए 25, ये मैं डिस्कस कर ही नहीं रहा। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूट्स कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल, भाई फाइनेंस कमीशन। दूसरी बात, जब आपको मालूम है कि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट कौन है इंडिया में, है ना? जो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है इंडिया में? गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट। तो उन्हीं के नाम पे सारी पावर्स अगर उनके नाम पे वेस्टेड है, तो चीफ मिनिस्टर का एक्चुअली कहीं नाम नहीं आता है। एक्चुअली कहीं किसी भी डॉक्यूमेंट में नाम नहीं आता है, जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वाले डॉक्यूमेंट पास किए जाने हैं, उसमें कहीं चीफ मिनिस्टर का नाम भी नहीं आता है। उसके सेक्रेटरी का आ जाता है, भले ही चीफ सेक्रेटरी को आ जाएगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज का आ जाएगा कि उनको फॉरवर्ड करो, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर का आ जाएगा, मान लो अगर कोई ऑर्डर भी पास करना है। लेकिन चीफ मिनिस्टर के नाम से कोई ऑर्डर, इसी को कहते हैं कि इंडिया में मिनिस्टर्स डोंट हैव पर्सनल लायबिलिटी, पर्सनल लीगल लायबिलिटी। उनको क्वेश्चन किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि उनकी पर्सनल लायबिलिटी है ही नहीं, उनका नाम ही नहीं है, राइट? नॉट करेक्ट पूछा है तो ऑब्वियसली 3 इसका होगा। फिर देखो बिम्स्टेक पे आया था कि इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर्स स्टेट टिल जनवरी 2025। अब इसमें क्या डिस्प्यूट है? अगली बात, है ना? करेक्ट यहाँ नीचे पूछा हुआ है, याद रखो। और ऑप्शन आपको बता रहे हैं कि भाई साहब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही लोग, है ना? 2 ही ऑप्शन आपके करेक्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही ऑप्शन करेक्ट है इसमें। एक आपने ढूँढ लिया कि अच्छा एक तो ये करेक्ट है। अब दू है ना? अब आपको बस एक करेक्ट ढूँढना है और नहीं मिल रहा है तो इनकरेक्ट, सीधा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ना है। इट केम इंटू एक्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन, नहीं, बैंकॉक डिक्लेरेशन। ये आपको मालूम ही है ना? तो ये गया। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर। एक्चुअली ये बिस्टेक था पहले, बिस्टेक था। किसी ने आईआर वाली जो वीडियो थी, है ना? तो हाँ, इसमें ये जो है नेपाल इसमें फाउंडिंग मेंबर नहीं था, ये बाद में आए हैं। ये पहले बिस्टेक किसका नाम था, बिम्स्टेक भी नहीं था, म्यांमार वगैरह भी बाद में आए हुए हैं। तो दे वर नॉट, ऑल ऑफ देम वर नॉट फाउंडिंग मेंबर्स एक्चुअली। इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया, है ना? ये थोड़ा आप जो है इसको थोड़ा डिस्प्यूटेड मान भी सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जब मैंने देखा था, अब पता नहीं यूपीएससी के आंसर की में क्या था, लेकिन मुझे इस बात में श्योरिटी थी कि सिक्योरिटी वाला जो ये है ना, काउंटर टेररिज्म एंड सिक्योरिटी, इस वाले सेक्टर को एक्चुअली पहले 14 सेक्टर में बिम्स्टेक काम करता था। फिर जो है फिर से बैंकॉक डिक्लेरेशन इशू हुई ईयर 2025, हाँ 2025 में आई थिंक, सॉरी 2024 में ये बैंकॉक डिक्लेरेशन नई वाली आई थी, जिसमें 14 सेक्टर्स को 7 में डिवाइड किया गया। एक बार ईयर का कंफर्म कर लेना, मुझे इतना धुंधला-धुंधला याद था। अच्छा, और इस 7वें सेक्टर में मुझे उस डिक्लेरेशन से उस टाइम धुंधला याद था कि अच्छा, इनमें से सिक्योरिटी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है, सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म, वो इंडिया लीड कर रहा है। तो ये सब मान के वन ओनली जो है ना, मैंने इसमें ऑप्शन उस टाइम पे लगाया था। अगेन वी आर नॉट डिस्कसिंग द आंसर। फिर देखो, ऐसे सवाल आपको फिर, हालाँकि ऐसे सवाल आपको छोड़ देने चाहिए थे। मैंने इसमें गलती की, ये इसका आंसर भी मैंने गलत लगाया हुआ है, आई नो, लेकिन इसमें मैंने सोचा क्या, हो सकता है ऐसा सवाल फिर से आए और उस टाइम पे आप ये सोच के सही आंसर लगा पाओ कि गांधी पीस प्राइज़ को रिकमेंड करने के लिए एक सिलेक्ट कमिटी बनाई जाती है, कमिटी, है ना? तो बताओ उस कमिटी के मेंबर कौन-कौन होते हैं? प्रेज़िडेंट, एक्चुअली इसके मेंबर ये है ना? हाँ, ये प्रेज़िडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना? प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों होते हैं। 1, 2, 3 कहाँ है? हाँ, ये इसका आंसर होना था। ये मुझे बाद में पता चला, बट उस टाइम मैंने क्या सोचा कि यार
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मैंने कभी सुना नहीं है कि वो एक किसी सिलेक्ट कमेटी या नॉमिनेट करने के लिए किसी भी पर्सन को नॉमिनेट करने के लिए किसी कमेटी में उसका मेंबरशिप रहा हो। ये एक एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मली प्रेसिडेंट अवार्ड दे देता है, लेकिन नॉमिनेट करने के लिए तो प्रेसिडेंट की मेंबरशिप कहीं पे होती नहीं है। वो भले किसी पोस्ट में किसी को अपॉइंट करना हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना हो, है ना, कोई सीबीआई का डायरेक्टर आपको अपॉइंट करना हो, कोई और चीज करना हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नेवर अ मेंबर ऑफ अ कमेटी, द मेंबर ऑफ अ कमेटी। दूसरा लॉजिक ये भी लगा कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनके साथ इक्वल फुटिंग पे कैसे बैठ सकते हैं, राइट? अगर ये मेंबर होंगे तो ये ऑब्वियसली नहीं हो सकते हैं। सो ये सोच, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, यार अवार्ड को देने में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या काम है? यहाँ ऐसा थोड़ी ना है कि बहुत बड़ी कोई पब्लिक न्यूट्रलिटी का कोई इशू है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वहाँ पे एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर या फिर एज अ न्यूट्रल रिकमेंडेटर वहाँ पे होना ही चाहिए। नॉर्मली अवार्ड रिकमेंड करने में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी बड़ा रोल नहीं रहता है। किसी पोस्ट में किसी का नाम रिकमेंड करना है, उसके लिए हो जाता है। तो ये एक थॉट था, इसमें ये काम नहीं किया। लेकिन कोई ऐसा दूसरा सवाल आपको दिखे तो आप इसको वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा सवाल अगर फिर से आए कि कौन इसके मेंबर होंगे, मान लो सीबीआई के डायरेक्टर के उसमें, खैर उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो है, मान लो ऑप्शन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो उसे एकदम से आप एलिमिनेट कर सकते हैं इक्वल फुटिंग, क्योंकि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम होता है अवार्ड देना, है ना, अपॉइंट करना, वो इसमें थोड़ी ना आएंगे। फिर देखो यहाँ गगन पे सवाल आया हुआ था, गगन पे, और मैं ऐसे सवाल देख के खुश हो जाता हूँ। तो गगन पे, क्योंकि ये सब चीज़ें साइंस एंड टेक के कोर्स में अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। यूजेज ए सिस्टम ऑफ ग्राउंड स्टेशन टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑगमेंटेशन। ये इसलिए भी क्योंकि देखो, एक ऐसा ही पीवाईक्यू आई थिंक इन्होंने सीएपीएफ में पूछ लिया था, जहां ये पूछा था कि गगन कैसे काम कर रहा है। क्या ये एक टू डायमेंशनल सिस्टम है कि सैटेलाइट से सिग्नल आ रहा है डायरेक्ट डिवाइस पे, डिवाइस से सिग्नल जा रहा है डायरेक्ट सैटेलाइट पे? नो, ये थ्री डायमेंशनल काम करता है भाई। गगन में, है ना, गगन में 15 से ज्यादा ग्राउंड स्टेशंस इन्वॉल्व हैं। गगन में 3 सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, और जो 3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इनसेट या जीसेट सीरीज की, आई एम नॉट प्रॉपरली एबल टू रिमेंबर, तो 3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऊपर से सिग्नल भेजती है ग्राउंड स्टेशन को। ऊपर से सिग्नल भेजती है नंबर 1 रेफरेंस स्टेशन को, ग्राउंड स्टेशन को, है ना। फिर दोनों का यहाँ पे मैपिंग की जाती है, अच्छा कितने का डिस्टेंस में है। तो जो जिस ऑब्जेक्ट को वो सिग्नल चाहिए, मान लो आपकी गाड़ी जा रही है, दौड़ रही है, उसे यहाँ से नेविगेशन का सिस्टम चाहिए, तो ऐसा ट्रायंगुलर शेप बनता है ना। एक सिग्नल यहाँ जा रहा है गाड़ी के पास, एक सिग्नल इधर जैसे आ रहा है ग्राउंड स्टेशन के पास, फिर ये देखा जा रहा है कि ग्राउंड स्टेशन से गाड़ी कितना दूर है, ट्रिग्नोमेट्री लगा के तब प्रिसीजन में, लगभग 3 मीटर के प्रिसीजन में ये काम करता है। IRNSS जीपीएस, देखो गगन है जीपीएस एडेड, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट सिस्टम एडेड। IRNSS एक इंडियन अलग से एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसमें हालांकि लॉन्च आई थिंक 9 सैटेलाइट हुए थे, लेकिन फंक्शनल इसमें 7 ही थे। ये इसलिए न्यूज में है IRNSS। सेम देखो 3 डायमेंशनल IRNSS भी अगर फिर से सवाल पूछ लिया जाए तो याद रखना, ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि 7 में से आज के दौर में सिर्फ 4 फंक्शनल है। 3 का जो एटॉमिक वॉच है वो काम करना बंद कर गया, इसलिए वो 3 सैटेलाइट भी काम, है ना, नेविगेशन पर्पज के लिए काम करना आप बंद कर चुके हैं। तो अगला सवाल यहां से आ जाए तो देख लेना फिर, राइट। तो अब पता नहीं ये स्टेटमेंट क्या थी, एक मिनट। इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटेग्रिटी। भाई बहुत बेसिक सिंपल, इसे उल्टा करके देखो, इस स्टेटमेंट को लिखो कि इट इज नॉट डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटेग्रिटी। फील आ रही है उसमें, मजा आ रहा है? नहीं, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, है ना। ये यूनिफॉर्म का जो आइडिया है, ये मुझे थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल भी लगा, क्योंकि नॉर्मली जब भी हम यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि टॉप डाउन अप्रोच कोई अपना ही जा रही है कि भाई पूरी कंट्री में एक जैसा सिस्टम हो। तो मैं जब भी ऐसे कोई कीवर्ड देखता हूँ, मेरे कान चौकन्ने हो जाते हैं, मैं, है ना, दिमाग चौकन्ना हो जाता है, बेसिकली कान खड़े हो जाएंगे। अच्छा, यूनिफॉर्म की बात हुई है, कहीं पे भी पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही हो,
कहीं पे भी एकदम लीगल यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही हो कि हाँ ऐसा ही कानून होना चाहिए, हर जगह एक जैसा होना चाहिए, सोशल यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही हो, और आपको सिविल सर्विसेज के लिए चुना जा रहा हो, वहां पे आपसे पूछा जाए कि यूनिफॉर्मिटी, एब्सोल्यूट यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि नहीं, आपका हमेशा आंसर नो होना चाहिए। भले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है ना, इवन सिविल कोड की चर्चा भले ही आर्टिकल 44 में की गई हो, इसमें कोई धर्म धुर्म की बात लेने की वो जरूरत नहीं है। भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में इसलिए भी फेल हो जाएगा, लुक एट द नॉर्थ ईस्ट, वहां हर 100 किलोमीटर के बाद शादी करने के तरीके बदल रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में लाया ही नहीं जा सकता है ना, अप्लाई करना ही ट्राइबल रेजिस्टेंस। मैं धर्म से मेरा उतना लेना देना नहीं है, धर्म के पर्सनल लॉ से मेरा उतना लेना देना नहीं है, मेरा ज्यादा लेना देना है इंडिया की ट्राइबल पॉपुलेशन से या इंडिया की रूरल पॉपुलेशन से, जिनके तरीके अलग है चीजों को देखने के। समझ रहे हो? तो वो है ना, कहीं पे भी यूनिफॉर्मिटी की अगर इसमें बात हो रही हो, बाकी चीज़ों में तो हो सकता है, लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजिकल यूनिफॉर्मिटी तो थोड़ा आना चाहिए। तो इसलिए ये मैंने अभी डाउट में रखा, और यहाँ नीचे हमें सपोर्ट के लिए है तो है ऑप्शन, बोल रहा है अभी भी चांस है कि एक को एलिमिनेट कर दो तो हो सकता है हम आंसर पे आ। इट प्रोवाइड्स बेनिफिट ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांस। हटाओ इसे। भाई अगर आप नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बना रहे हो और इंडिया ने गगन इतना पहले लॉन्च कर दिया है, तो इतना लुंज थोड़ी ना होगा इंडिया की, अच्छा सिर्फ इसी में हमने काम करना है। तो वो बेसिस मान के आप, है ना, इसे एलिमिनेट करके, ऑप्शन 3 एलिमिनेट करके आप सी या डी में मार्क कर सकते थे। डी इज मोर अप्रोप्रिएट। वो इसलिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि ठीक है, टेक्नोलॉजिकल यूनिफॉर्मिटी या फिर यूनिफॉर्म नेविगेशन सिस्टम एक कंट्री में होना बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर करते जहाज को अगर नेविगेशन सिस्टम चेंज करना पड़ जाए ना, तो बीच में क्रैश हो गया, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एआई एक्शन समिट। अब देखो गलगोटिया पे अगर मान लो सवाल आ गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओरायन, रोबोट, है ना, समझ रहे हो? तो वो एक अलग इशू बन जाएगा तब, क्योंकि इंडिया में भी एआई समिट हुई है, एआई एक्शन समिट, जो कि पेरिस में ऑर्गेनाइज हुई थी। ये इंडिया ने को चेयर की थी, है ना, सभी को मालूम है। और इंडिया और है ना, दिल्ली एंड पेरिस ये चीज़ों को को चेयर करते रहते हैं, भले वो ओसोवोक की बात हो, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दोनों की को चेयर रहता है। मुझे बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एआई एक्शन समिट। और मुझे ये भी बताओ जीपीएआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट सेक्शन में बताओ। रिवीजन कीजिए, एक्टिव रिकॉल कीजिए इन्हीं चीज़ों से। So, co-chaired with India, the event builds on advances made at the Bletchley Park Summit held। देखो, अगर यहाँ पे एआई एक्शन समिट दिल्ली का भी अगर यहाँ पे जिक्र हुआ होता, तो भी भाई साहब अब तक जितनी भी डिक्लेरेशनें एआई के लिए हुई है, ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन, एक्चुअली ब्लेचले पार्क इज वेरी फेमस फॉर वन रीजन, है ना। थोड़ा सा डिविएट अगर करें, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है ब्लेचले पार्क की। ब्लेचले पार्क यूके का, है ना, एक पर्टिकुलर जगह है। ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जर्मनी का जो कोड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, जर्मन कोड वाज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी हाईली सिक्रेटिव, और उसको डिकोड किया ही नहीं जा पा रहा था। जर्मन कोड क्या था, है ना, वो एनिग्मा कोड उसे कहते थे। ये एक कोडिंग मशीन थी। अगर आपको एक एनक्रिप्टेड मैसेज भेजना है इंटेलिजेंस का एक जगह से दूसरी जगह, उसका एनक्रिप्टेड मैसेज डिक्रिप्ट हो ही नहीं रहा था, क्योंकि वो हमेशा चेंज करता था मैसेज की लैंग्वेज। उसको डिकोड करने के लिए मैथमेटिशियन बैठे, ब्लेचले पार्क में वो डिकोड हुआ था, है ना, एनिग्मा कोड। इसलिए वो ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस में था। ब्लेचले पार्क में ही 2023 में समिट ऑर्गेनाइज की गई थी, एआई की समिट। तो उसमें जो डिक्लेरेशन इशू हुई, राइट, उसी पे एडवांसेस हुई है बाकी बाकी सारी डिक्लेरेशन या फिर बाकी सारी एआई समिट्स पे। बिल्कुल सही बात है, इसको आप रिफ्यूट नहीं कर सकते हैं, जिसे भी थोड़ी बहुत नॉलेज है एआई के समिट्स की। अलोंग विद अदर कंट्रीज, यूएस यूके ऑल्सो साइंड। देखो यहां आपको सोचना है एग्जामिनर के दिमाग के पर्सपेक्टिव से।
मैं इस बारे में कोई कंफर्म नहीं था कि अच्छा इन्होंने साइन किया कि नहीं, बाद में पता चला मुझे। ऑनेस्टली मैंने 2025 का प्री तैयारी करके दिया भी नहीं था। जो लोग मुझसे कांटेक्ट में हैं दे नो इट। सॉरी। जैसे मैं इस साल नहीं दे रहा हूँ, पिछले साल भी मेरा बिल्कुल मन नहीं था प्री देने का। मुझे लगा कि हाँ एक बार बढ़िया से मेंस की तैयारी करते हैं, मैं नहीं देने वाला हूँ। लेकिन 2-3 दिन पहले कुछ ऐसा मूड बन गया और मैंने दे दिया, और भगवान की दया से निकला है, ठीक है। तो मुझे सच में इसका उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि अच्छा इन्होंने साइन किया कि नहीं यूएस और यूके ने। लेकिन दिमाग में क्या बात थी, दिमाग में ये कि ये ऑल्सो लगाने की क्या ज़रूरत थी उसे, यूएस और यूके को। दूसरी बात ये आई कि यार को चेयर्ड बाय फ्रांस, और भाई साहब जो इमैनुअल मैक्रों है और डोनाल्ड ट्रंप है। इवन इमैनुअल मैक्रों और इससे पहले जो क्या कहते हैं उसे, अरे इससे पहले वाले जो प्रेसिडेंट जो ओबामा के टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, मैं उनका नाम कैसे भूल सकता हूँ भाई, ठीक है। उनके साथ भी, क्योंकि जब ऑकस डील हुई थी, ए यूके यूएस, ए यूके यूएस, है ना, इस पे भी सवाल यूपीएससी ने पूछा हुआ है पहले। जब ऑकस डील हुई थी, ये बेसिकली सबमरीन की डील थी। 60 जो सबमरीन्स पेरिस ने एक्सपोर्ट करनी थी ऑस्ट्रेलिया को, वो डील ही कैंसिल हो गई। अब यूएस ने वो डील उनसे ले ली, सबमरीन वाली बेसिकली ये डील थी पहले। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस हो गई थी बिटवीन बिटवीन पेरिस एंड वॉशिंगटन, है ना। तो तब से लेकर के यूएस और पेरिस तो चाह ही नहीं रहे हैं कि एक साथ वो आए, यूएस और फ्रांस। और ऊपर से एग्जामिनर को ऑल्सो लगाने की क्या जरूरत रही होगी, है ना। कोई तो जरूरत रही होगी। स्पेसिफिकली इन पे फोकस क्यों किया, इन दो कंट्रीज पे? दैट मीन्स इन्होंने साइन नहीं किया है मोस्ट लाइकली। वो ये हिंट छोड़ रहा है आपको यार लैंग्वेज से, है ना, ये हिंट छोड़ रहा है और ये आंसर आपके सही आते हैं। फिर देखो कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपको हर चीज नहीं पढ़नी है। जब पता नहीं है यार, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर ये है, मुझे नहीं पता था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजास्टर रेजिलेंट टूरिज्म, मुझे अभी भी नहीं पता है कौन सी ईयर क्या है। मैं रट्टा मारना पसंद करता ही नहीं हूं। कोई मुझे बोले कि अच्छा ये पढ़ लो, कोई मुझे बोले कि इसके 25 साल हो गए इसलिए इसे रट्टा, है ना, इसका रट्टा मार लो, मैं उसे मना कर देता हूँ कि नहीं है मुझे प्री के लिए ये सब पढ़ने की ज़रूरत। क्योंकि स्टैटिक इतना स्ट्रॉन्ग करके रखो कि यार ये अगर ना भी अटेम्प्ट करो, 15-20 क्वेश्चन ना भी अटेम्प्ट करो स्टैटिक में, आपका आपके मजे हैं। जैसे लोग स्पोर्ट्स का पढ़ना शुरू कर देते हैं, मैं स्पोर्ट्स का देख के क्रॉस कर देता हूँ। खो खो वर्ल्ड कप मैंने छोड़ दिया, मुझे मालूम है मेरे डोमेन का ही नहीं है, मैं इसमें एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर करूंगा तो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, जैसे बाकियों का नहीं होता है बहुत लोगों का। मैं ज़्यादा टाइम वहां दूं जो मेरा स्टैटिक है, जो मेरा कोर है। तो अगर आपको भी कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि यार नहीं, मुझे नहीं है इंटरेस्ट यार चेस ओलंपियड का, मुझे याद ही नहीं है कि गुकेश है इन्होंने किसको हराया था, अभी भी मुझे नहीं पता है, मुझे आईपीएल का भी पता नहीं है भाई, ये मेरा डोमेन ही नहीं है, ये मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। आई हैव इंटरेस्ट एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन आई हैव अदर इंटरेस्ट। उस पे ये सवाल पूछेंगे नहीं। ये थोड़ी ना भोकाल सीरीज पे सवाल पूछने लग जाएंगे, या फिर ये थोड़ी ना हाउस ऑफ कार्ड पे यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं तो उसका मैं अच्छा आंसर दूंगा भाई, कि ये डायलॉग कौन से एपिसोड में है हाउस ऑफ कार्ड में। मेरी बात समझ रहे हो? तो उसे छोड़ दो, इसमें कोई शर्म नहीं है, क्वेश्चन के साथ लड़ना नहीं है, याद रखो, याद रखना। क्वेश्चन के साथ लड़ना नहीं है। जैसे ही आपको लगे मेरे डोमेन से बाहर का सवाल है, उसे छोड़ दो वहीं पे, है ना। या फिर गोला मार लो कि यार कोई नहीं लास्ट में देख लूंगा, गोला मार लो, लास्ट पेज में लिख लो कि अच्छा ये जो सवाल है ये मैंने छोड़ रखे हैं। गोला मारो, लास्ट पेज पे बस नंबर लिख के आओ, 3 सेकंड का काम है, यहाँ ऊपर गोला मार लो बस। फिर देखो ब्रिक्स पे, है ना, 16th ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशिया इन कजान। याद ना भी हो ना, अगर इतना किसे याद रहता है, हो सकता है ना याद रहे, तो अगली स्टेटमेंट पे मूव ऑन करो। क्योंकि ऑप्शन आपको बता रहा है कि यार ए मिनिमम एक इसमें गलत है, मिनिमम एक इसमें गलत है, ऑप्शन आपको बताया जा रहा है। इंडोनेशिया हैज बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ये तो आपको कंफर्म है। ब्रिक्स मेंबरशिप अभी जितनी इंक्रीज हुई है, ये ऑलरेडी हमने आईआर वाली वीडियो में पूरा देखा हुआ है। ब्रिक्स और जो
एनडीबी है उसकी मेंबरशिप इंक्रीज हुई है, राइट। इनफैक्ट इसमें क्या कहते हैं उसे, इजिप्ट, इथियोपिया, है ना, इसमें यूएई ये भी आए हैं, है ना, इसमें सऊदी अरेबिया ये भी आया है, ईरान ये भी आए हैं। तो ये सब ब्रिक्स के अब मेंबर बने हुए हैं। तो जो नए मेंबर है उस पर सवाल आपसे बन सकते हैं। द थीम ऑफ 16th ब्रिक्स समिट वाज स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। देखो, मुझे इन दोनों पे कंफर्म था कि यार ये कजान में ही हुई है और ये फुल मेंबर बन चुका है, और ऑप्शन नीचे हमें दे रखे थे, क्योंकि ये देखो ये उस साल का बिल्कुल बेसिक सा करंट अफेयर था, और मैं सुबह ये पढ़ के गया था। मैं आपको आज भी बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ कि पेपर में कुछ चीज़ें जाके पढ़ना। वो ये, ओपेक के कौन से मेंबर्स पिछले, है ना, 2020 के बाद से कौन से मेंबर्स ओपेक के मेंबर्स अब नहीं रहे हैं। रिसेंटली यूएई ने एग्जिट किया है। दूसरा ये देखना कि ब्रिक्स में नए मेंबर्स कौन से आए हैं। तीसरा ये देखना कि अभी ब्रिक्स से तो सवाल पूछ लिया, एनडीबी से इन्होंने, न्यू डेवलपमेंट बैंक से इन्होंने सवाल अभी तक नहीं पूछा है, उसके नए मेंबर सुबह पढ़ के जाना। दोनों कंफ्यूजिंग है थोड़े, है ना। ये जब पढ़ लिया तो उसके बाद आपने क्योंकि ईरान ऐड हुआ है, बेलारूस ऐड हुआ है, उसमें क्या कहते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, एससीओ में। तो जो नए मेंबर ऐड हुए हैं इनको एक बार पढ़ के जाना बहुत जरूरी है ना। हालांकि अगर कहीं आईआर में आपको कसर लग रही है तो थोड़ा टाइम देके आईआर वाली वीडियो देख लेना, मैंने नीचे पिन कर दिया हुआ है ना। अगर आप ऐसे प्लानिंग में है कि ठीक है अभी तक पूरा रिवीजन हो चुका है, एक बार वो रिवीजन के लिए आईआर वाली वीडियो एक बार फिर से देख लेना लास्ट मोमेंट के लिए। फिर देखो अगेन, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में मैं लगभग श्योर था कि ठीक है मेरा आंसर ठीक है, बावजूद इसके थोड़ा डाउट रहता है ना मन में कि यार नहीं नहीं कोई गड़बड़ हो सकती है, तो मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया। लोकपाल पे सवाल था भाई साहब। द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट्स इन इंडिया बट नॉट टू इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। गलत स्टेटमेंट थी, मुझे मालूम था कि ऐसे एक्सक्लूड आप कर ही नहीं सकते हैं उन पब्लिक, फिर बाहर जाकर के वो करप्शन करने लग जाएं, वो भी इंडियन एक्सचेकर पे ही बर्डन है ना। ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है कि अच्छा आईएफएस के ऑफिसर को आप नहीं स्क्रूटिनाइज करोगे, बाकी आईएएस यूएएस आपके अंडर है। चेयरपर्सन और मेंबर शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट एंड ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकम्बेंट और रिटायर्ड हैज टू बी इट्स चेयरपर्सन। ये स्टेटमेंट ना, देखो इसमें मुझे डाउट था, इसीलिए मुझे इसमें डाउट था, तो मैंने इसे अटेम्प्ट किया भी नहीं कि यार अच्छा ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी, है ना, वो भी इनकम्बेंट। इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट था कि अच्छा सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए भी ऐसा कोई वो प्रोविजन हो सकता है क्या, है ना। एक्चुअल में ये प्रोविजन सही है, ये प्रोविजन सही है, प्रोविजन यही है। चेयरपर्सन और अ मेंबर शैल नॉट बी द पर्सन of less than 45 years of age on the date of assuming the office as chairperson or member as the case may be। मुझे इसमें भी डाउट हुआ, क्योंकि देखो इतने डेप्थ में मैंने, और मैं खुद से ये जो बॉडीज हैं इनको स्टडी करना अवॉइड करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर देती है दिमाग ये, और एक सवाल बनता है कहीं से, है ना, गलती से, जैसे इस बार लोकपाल पे सवाल बन गया, गलती से एक बार बन जाता है, लेकिन मुझे इस पे भी डाउट था। एंड लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट द सिटिंग। ये तो एकदम से गलत थी ये स्टेटमेंट। अब देखो इस एलिमिनेट करके, तीन को एलिमिनेट करके, है ना, अच्छा नहीं नहीं, चार को एलिमिनेट करके, ठीक है, चार को एलिमिनेट करके आप यहाँ पे, और दो अगर आपको पता था कि हाँ सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, तो एलिमिनेशन से भी आप जो है आंसर पे यहाँ पहुँच सकते थे कि 2 और 3 ठीक है। क्योंकि देखो इतना डेप्थ में यार सच में किसी को याद नहीं रहता। अच्छा 45 ईयर्स का, ये तो बाद में चल करके पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में जब मैंने खुद पढ़ा तब मुझे आइडिया लगा कि हाँ यार ये वाले प्रोविजन है सच में उसमें।
राइट? अदरवाइज़ ये चीज़ें मैं अवॉइड करता हूँ, जो भी रट्टे वाली ऐसी चीज़ें हैं, आई ऑलवेज़ अवॉइड रीडिंग दोज़ थिंग्स, है ना? क्योंकि नहीं बनता है ना, दिमाग में मज़ा भी नहीं आता है रट्टे वाली चीज़ों को करने का। लेकिन फिर वही बात कि अगर आपको डाउट है, अगर आप सर्टेन नहीं है क्वेश्चन्स में, अगर आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, जैसे यहाँ पे अगर आप 4th स्टेटमेंट एलिमिनेट कर पा रहे थे, है ना? और फर्स्ट स्टेटमेंट एलिमिनेट कर पा रहे थे, 4th और फर्स्ट, फिर भी आप यहाँ जो है पहुँच रहे थे, आप इसमें, है ना? मैं क्योंकि डी मारने वाला था, तो मुझे कहीं से गट फीलिंग आई कि नहीं, ये मत मारो, छोड़ दो, आगे करते हैं इसका। तो छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, सवाल छोड़िए। 80 क्वेश्चन भी करेंगे आप, लेकिन सर्टेनिटी से करिए, तो आपको मज़ा आएगा उसमें। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ इन सवालों से लोग डरते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड सवालों से। लेकिन ये सबसे, कहते हैं ना उसे, कि ये सबसे पूकिएस्ट काइंड ऑफ सवाल होते हैं। एक बार आपने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि यार दोनों स्टेटमेंट्स का लॉजिकल फ्लो बैठ रहा है। एक स्टेटमेंट दूसरे का के साथ कॉज़ल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पा रही है। मतलब जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 का कॉज़ एस्टेब्लिश कर पा रही है। या आपको हेल्प कर रही है कोई चीज़ अज़्यूम कर देने में भी। तो वो नॉर्मली एक्सप्लेनेशन इसकी होती है और राइट होती है। जैसे स्टेटमेंट 1 कह रही है कि सम रेयर अर्थ मिनरल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। सम यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है ना, और एक बात ये भी समझो, कभी भी अगर वो सम वर्ड कहीं पे यूज़ करे, किसी भी स्टेटमेंट में डाल दो सम वर्ड, 99.9% चांसेस है कि वो ठीक होगा। ऑल वर्ड यूज़ करो, 99.9% चांसेस है कि वो गलत होगा। क्योंकि देखो, इसे ठीक प्रूव करने के लिए एग्जामिनर को पूरी दुनिया की सारी नॉलेज खंगालनी पड़ेगी कि यार कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कि ऑल ड्रोन्स, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई ऐसा ड्रोन तो नहीं है जो मेरी स्टेटमेंट से अलग हो। यहाँ सम ड्रोन्स, यहाँ उसे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी सम वाली स्टेटमेंट को गलत सिद्ध करने के लिए। यार कहीं कोई कोरल सच में ही तो नहीं ऐसा है जो कि बिना पानी के भी जिंदा रह जाए। समझ रहे हो ना? मतलब मैंने ऐसे ही ये आपको एग्जांपल दे दिया कि मान लो अगर वो ऐसे बोले कि सम कोरल्स कैन नॉट सर्वाइव इन द शैलो वाटर्स, मान लो ऐसे वो दे दिया। तो ये गलत प्रूव करने के लिए उसे पूरा पूरा समंदर खंगालना पड़ेगा इस सम वाली स्टेटमेंट को गलत प्रूव करने के लिए। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना? और ये बात तो है ही है, डीप वाटर कोरल वो शैलो वाटर में नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। ऑब्वियस सी बात है कि भैया इनका यूज मॉनिटर्स, कंप्यूटर मॉनिटर में क्यों होगा? लाइट चाहिए ना मॉनिटर में, तो रेयर अर्थ एलिमेंट से ही आप वो सारी चीज़ें निकाल सकते हैं ना, लाइट वगैरह। अब ये प्रॉपर्ट, दूसरी बात देखो, ये स्टेटमेंट को भी गलत, मुझे नहीं मालूम कि फॉस्फोरेसेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसी प्रॉपर्टीज़ रहती होंगी, लेकिन ये गलत इस्टेब्लिश कर पाना कि अच्छा सम रेयर एलिमेंट्स है फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज, इसको गलत सिद्ध कर पाने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी एग्जामिनर को। सारे रेयर अर्थ एलिमेंट को स्टडी करो, फिर रिसर्च करके इस्टेब्लिश करे कि अच्छा किसी भी रेयर अर्थ एलिमेंट में ये प्रॉपर्टीज नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? तो जब भी ऐसी स्टेटमेंट आए भाई, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। तो आपको मालूम है कि दोनों स्टेटमेंटें करेक्ट है, तो जहां पे भी कोई भी एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताई हुई है उसे हटा दो। बस अब खेला इसका रहेगा कि अच्छा ये इसे एक्सप्लेन करती है कि नहीं। ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रॉपर्टी रही होगी, इसीलिए उसका यूज हुआ होगा, सिंपल सी बात है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना ही नहीं है। इंडियन रेलवेज हैव प्रिपेयर्ड नेशनल रेल प्लान, नॉट करेक्ट पूछा है, देखो मुझे इसका भी कोई आइडिया नहीं था, टू क्रिएट फ्यूचर रेडी रेलवे स्टेशन बाय 2028। कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डिप्लॉयड इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। मुझे इसका भी कोई आइडिया नहीं था किसके साथ है ना? नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, याद रखो। कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ,
RFID टैग्स फिटेड टू ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन। देखो, कवच ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, कवच से लग ही रहा है कि कोई प्रोटेक्शन रिलेटेड कोई चीज होती होगी, राइट? प्रोटेक्शन रिलेटेड कोई चीज होती होगी, लग ही रहा है इससे। अब ये कैसी प्रोटेक्शन है ना, ये देखने वाली बात है कि किसका ये प्रोटेक्शन होगा। रेलवे का प्रोटेक्शन है या फिर रेलवे की जो कोलिजन है ना, दो दो रेलवेज, दो रेलों के बीच में अगर कोलिजन हो रहा है, उसको बचाने के लिए भी हो सकता है, या सामान गायब हो रहा है उससे बचाने के लिए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने आइडिया जस्ट लगा दिया कि हाँ, कोई ना कोई प्रोटेक्शन से रिलेटेड होता है, इसीलिए कवच कवच बोलते हैं कि अच्छा सुरक्षा कवच। यहाँ तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपको नीचे हेल्प कर रहे हैं कि यार मिनिमम दो गलत है भाई इसमें, मिनिमम दो गलत है। अब आपको ये देखना है कि इसमें ज्यादा गलत कौन हो सकता है। ज्यादा गलत ये हो सकता है, नंबर वन, मेरी बात समझ रहे हो? ज्यादा गलत ये हो सकता है कि 2028 बहुत नियर है, 2028 बहुत नियर है, वी आर ऑलरेडी इन 2026 और बैक देन वी वर इन 2025। 3 साल के अंदर वो फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम कैसे एकदम से क्रिएट कर देंगे, और वो भी नेशनल रेल प्लान। जब इतना बड़ा प्लान बन रहा है, 3 साल के लिए बनाएंगे क्या? 5 साल बनता है, 10 साल बनता है। तो वो करके आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो। मुझे अभी भी नहीं मालूम है कि अच्छा ये सच बात है कि गलत बात है। अब क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको ज्यादा गलत स्टेटमेंट इससे हटानी पड़ेगी। अब कवच हो सकता है कि हाँ ऐसा प्रोटेक्शन सिस्टम हो, बट इसमें श्योर नहीं है ना कि जर्मनी के साथ ही हो, और इसको चेंज करने का बड़ी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है यूके के साथ किया गया हो सकता है जापान के साथ किया गया हो कोलेबोरेशन। नॉर्मली ऐसे कोलेबोरेशन हम जापान वगैरह के साथ ही करते हैं। जर्मनी एकदम से इस तरीके के उसमें आ गया, इसे गलत है ना, इस स्टेटमेंट को ट्वीक करना ज़्यादा इजी है एग्जामिनर के लिए। बट यहाँ देखो, कवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स फिटेड ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन। तो RFID, जहां आपको लग रहा है ना, नॉर्मली RFID का यूज भाई बैग की सिक्योरिटी के लिए भी आप करते हैं। RFID टैग का यूज आप ट्रांजेक्शन के लिए भी कर रहे हैं, है ना? जो फास्ट टैग है उसमें भी RFID का टैग टैग का यूज हो रहा है। RFID टैग्स का यूज लगभग हर जगह, हर सिक्योरिटी सिस्टम में हो रहा है। अगर आपको गेट है ना, गेट भी जो अब RFID एनेबल्ड जो जो गेट्स हैं, है ना, जो डोरवेज हैं, वो भी अब बनाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी में लगभग हर जगह कहीं ना कहीं RFID का यूज हो रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी होता ही होगा। तो कंपैरेटिवली अगर देखें, इनके मुकाबले इसका गलत होने के चांसेस कम है। हो सकता है ये गलत हो, RFID की जगह NFC, हो सकता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसमें यूज हो सकता है हो रही हो, लेकिन कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो यूज हो ही रही है। तो इसके ठीक होने के चांसेस, यहाँ आपने चांस पे खेलना है, चांसेस इसके थोड़े ज्यादा है कंपैरेटिवली। बट ऑप्शन बता रहे हैं मिनिमम दो तो गलत है, तो ये सोच के ए ऑप्शन टिक कर दिया, और आई थिंक ये गलत ठीक भी हुआ। तो वो कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं। अब इसका पता नहीं यूपीएससी ने ये इस ऑप्शन है ना, क्योंकि आई थिंक नामिका या फिर अपूर्वा वगैरह ने, किसी ने मुझे ये भेजा था ये क्वेश्चन, कि बताइए यूपीएससी ने इसमें टू ओनली क्यों लगाया। कि भैया देखो, सवाल ऐसा है कि एक्सियम 4 है, स्पार्डेक्स है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, बताओ किसका है ये? गगनयान है। फिर इसमें बोला गया कि अच्छा इनमें माइक्रोग्रेविटी रिसर्च कौन करवा रहा है? एक्सियम 4 कर ही रहा है भाई। अब स्पेस की अगर डॉकिंग हो रही है तो कुछ ना कुछ माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट यहाँ होगा। इस स्पारडेक्स एक्चुअली गगनयान को एनेबल करने के लिए स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया गया, कि मान लो अगर आप भेज रहे हो ना गगनयान, और उसमें आप एस्ट्रोनॉट भेजेंगे, तो उनके लिए खाना पीना भी भेजना पड़ेगा, हो सकता है उनको वहां से रेस्क्यू करना पड़े, तो आपको डॉक तो करना पड़ेगा वहां। अब कहीं भी अगर डॉकिंग हो रही है, स्पेसक्राफ्ट आप भेज रहे हैं, और उसके अंदर, उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर अगर आप कोई ह्यूमन भेजेंगे जो कि ग्रेविटी के लिए, समझ रहे हो, कंडीशनड है जिसकी बॉडी, तो डेफिनेटली एक माइक्रो ग्रेविटी क्रिएट की जानी है उसमें, गगनयान, क्योंकि उसमें लोग भेजे जाने हैं, तो भाई माइक्रो ग्रेविटी उसमें क्रिएट की जानी चाहिए।
होता होगा ऐसा। अब इतना डेप्थ में हो सकता है स्पारडेक्स में ना क्रिएट की जा रही हो माइक्रोग्रेविटी, लेकिन लॉजिकली होना चाहिए, है ना? मैं अभी भी इसमें श्योर नहीं हूँ कि अच्छा माइक्रोग्रेविटी रिसर्च इसमें हो रही है कि नहीं, क्योंकि इस पे कोई वाइड लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। यूपीएससी ने ओनली 2 करार दे दिया, ये भी नहीं बताया कि इनमें से कहाँ माइक्रोग्रेविटी नहीं हो रही है। बट आई स्टिल फील ऐसे जब भी आपके ऑप्शन हो, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ ये भी नहीं बोला है कि माइक्रोग्रेविटी रिसर्च फॉर श्योर जहाँ पे हो रही हो, नहीं। यहाँ बोला है कि इनमें से एनकरेज और सपोर्ट कहाँ हो रहा है माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। तो इट शुड बी ऑल थ्री एक्चुअली, एटलीस्ट एनकरेज, सपोर्ट, या फिर इवन डेटा तो हम गैदर कर रहे हैं कि अच्छा ये काम करना है तो इतनी कर माइक्रोग्रेविटी हमें बनानी पड़ेगी, ये डॉकिंग करनी है तो, है ना, इंसानों के साथ आप डॉकिंग कर रहे हैं, माइक्रोग्रेविटी वहाँ आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ऐसे भी चीज़ें हो जाती है। फिर देखो ये एक और सवाल डिफेंस से इन्होंने पूछ लिया, डॉर्नियर IL-76, है ना, C-17 ग्लोब मास्टर। अब यहाँ से थोड़ा आइडिया आप इससे लगा सकते हैं, लेकिन मैंने अगेन ये तुक्के की गेम उसमें, है ना, समझी। वो ये कि IL-76 सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अगर ये भाई सुपरसोनिक होता ना, तो इसका थोड़ा नाम होता, है ना, इसका थोड़ा नाम होता। तो मैंने इसी ग्राउंड पे इसे एलिमिनेट किया कि यार मिग सीरीज की तरह, या फिर जो आपके, है ना, एफ सीरीज की तरह, जो यूएस के F-15 और जो F-30 एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरीके के जो स्पेसक्राफ्ट है, उनकी तरह इसका भी कोई नाम होता, अगर ये सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता। क्योंकि सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होना, हम मिसाइल की बात नहीं कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट होना एक बड़ी बात है। इस ग्राउंड पे मैंने इसे एलिमिनेट कर दिया। हाँ, ग्लोब मास्टर का तो सभी को आइडिया है कि अच्छा C-17 ग्लोब मास्टर, भाई ये वाले मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, ये बहुत बड़े बड़े हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं ये। और इसका तो सभी को आइडिया होता ही है, हमारे पास भी है C-17 ग्लोब मास्टर। डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, एक्चुअली डॉर्नियर से आपको पता, नाम से भी पता चल रहा है थोड़ा, डॉर्नियर माने, है ना, कोई ऐसी होगी जैसे होते हैं ना वो, पानी के आसपास, जंगलों में अगर आप गए होंगे तो पानी के आसपास एक हेलीकॉप्टर टाइप की एक फ्लाई होती है, तो वो पानी के आसपास दौड़ती रहती है, दौड़ती रहती है, दौड़ती रहती है, दौड़ती रहती है। तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, डॉर्नियर मतलब पेट्रोल एयरक्राफ्ट होगा जो पानी के ऊपर दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा। मैंने ऐसे थोड़ा भाई नेचर नूचर हर चीज मर्ज करके सोचो, क्योंकि नहीं यार, मैं क्यों पढ़ूंगा IL-76 जब इंडिया के पास है ही नहीं है, मैं क्यों पढ़ लूंगा ये? हो सकता है कोई छुटपुट डील हो रही हो, अब हर चीज का रट्टा थोड़े ना लगा लेंगे। हाँ, लेकिन इसका आइडिया अगर आपको नहीं है तो आपको आर्मी की बहुत ज्यादा समझ नहीं है। इसका भी मुझे क्यों आइडिया रहेगा यार कि इतना मैं एयरक्राफ्ट के बारे में, डॉर्नियर के बारे में इतना पढ़ लूं। हाँ, लेकिन थोड़ा वर्ड्स को, है ना, समझ के, सारी चीजें लिंक करके कि अच्छा डॉर्नियर मतलब अच्छा पानी के चारों तरफ घूमता होगा कुछ, ठीक ठीक, वो उस, है ना, डॉर्नियर फ्लाई की तरह। तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, पेट्रोल के लिए ये होगा। आई थिंक ये आंसर मेरा ठीक लगा भी था, अंदाजे का लगा है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसे ही आपके लगेंगे मैक्सिमम। स्टैटिक के अलावा जो भी सवाल आ रहे हैं वहां आपको ऐसे ही अंदाजे से लगाना पड़ेगा। आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक्स अस यूज ऑफ, अगेन ये देखो, मैंने जब भी ऐसा सिंबल लगाया है दैट मीन्स जो चीज़ मैंने पढ़ाई खुद है वहाँ से सवाल आया है। बावजूद इसके मैंने ये गलत कर दिया क्योंकि मुझे नहीं मालूम था खुद से, या मैंने खुद भी नहीं बताया कि अच्छा इसमें क्या-क्या चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं। आर्टिफिशियल रेन कॉज़ करवाने के लिए आपको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनानी पड़ती है, बिल्कुल सही बात है। और उसमें सिल्वर आयोडाइड वगैरह यूज़ होता है, ये भी हमने देखा था उसमें। लेकिन यहाँ इतना कंफ्यूजिंग चीज़ है ना, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, है ना? तो यहाँ से आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। हाँ, मुझे यहाँ से आइडिया लगा लेना चाहिए था कि अच्छा सिल्वर आयोडाइड की बात हो रही है ना? यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट की बात हो रही है।
तो आयोडाइड आयोडाइड हो सकता है सिमिलर जैसे फीचर हो। आई थिंक इसका आंसर ए होगा। कमेंट सेक्शन में बताना। मैं अभी भी कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि कौन रट्टा मारे इतना। आज भी मैं इच्छा नहीं रखूंगा कि मैं जाऊं और इस चीज़ को रटूं कि अच्छा कौन कौन से आप इसमें एलिमेंट्स का यूज़ करते होंगे। हाँ, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी वो ऐसी गैस है जिससे एसिड रेन नहीं होती है ना? तो अगर आपको उसका आइडिया नहीं है कि अच्छा CO2, SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड में से कौन सी ऐसी गैस है जिससे एसिड रेन होती है, बात समझ रहे हो? SO2 कौन सी ऐसी गैस है जिसे आप ग्रीन हाउस गैस के तौर पे कैटेगराइज नहीं करते हैं, उल्टा वो डिमिंग करती है, उल्टा वो कूलिंग करती है, वो SO2 है। उसे ग्रीन हाउस गैस कंसिडर नहीं किया जाता है प्राइमरीली, क्योंकि सल्फर होता है उसमें, वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है सनलाइट को, तो वो कूलिंग करवाता है उल्टा। बात समझ रहे हो? अगर ये फंडामेंटल्स पता नहीं है तो प्रॉब्लम है। अब इतना कौन रट के जाए, उल्टा मैंने ये खुद गलत कर दिया। हालांकि मैंने बहुत आर्टिफिशियल रेन को बहुत पढ़ाया हुआ है ना? और इवन जो स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इजेक्शन है, उन सब चीज़ों को ऑलरेडी बहुत अच्छे से हमने कवर किया था। लेकिन ये ना तो एक्सपेक्टेड था कि अच्छा एलिमेंट्स पूछ लेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स, तो क्या वो आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा इसमें मटेरियल यूज हो रहा है, कौन से इसमें पार्टिकल्स यूज हो रहे हैं, किस चीज़ के, तो वो नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद regards to pardoning power of the President of India. The exercise of this power by the President can be subjected to the limited judicial review. The President can exercise this power without the advice of central government. ये तो एकदम ब्लेटेंटली रॉन्ग है। इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि अच्छा पार्डनिंग पावर में भी जुडिशियल रिव्यू है क्या? है। पार्डनिंग पावर है ना, आई थिंक ये मारूराम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? एक सेकेंड, मारूराम, हाँ वही केस होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट मी कंफर्म इट, क्योंकि अब वो केसेस भी पूछ रहा है भाई। हाँ ठीक है। तो जो मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग से बोला था कि देखो ठीक है, प्रेसिडेंट को इसमें एडवाइस तो लेनी ही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, लेकिन अगर वो मेलाफाइड ग्राउंड पे किसी को पार्डन ग्रांट दे देता है, मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ ऐसे ग्राउंड्स जो कि जस्टिशिएबल ना हो, डिसप्रपोर्शनेट, वो अगर पार्डन वगैरह दे दे, तो लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू हम उसका कर सकते हैं। अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि ग्राउंड इज मेलाफाइड, देन वी कैन रिव्यू इट। बाकी अगर आप बहुत लेट इसको देख रहे हैं और 2027 की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो इस कोर्स में कंसिडर करना आप, है ना, एनरोल होने का। PYQ रिसर्च प्रोग्राम अपना चलता है और वहाँ से बड़े सारे सवाल ये सब वहाँ पे हमने डिस्कस किए हुए हैं, और पूरा आपका रिवीजन होगा। 26 के लिए तो एनरोल मत करना, लेकिन हाँ अगर आप CAPF की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको काफ़ी हेल्प ये चीज़ करेगी, राइट? 70 क्वेश्चन करके देखते हैं एक बार, यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं इसको। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, स्पीकर शैल नॉट वेकेट हिज ऑफिस अनटिल द, बिल्कुल सही बात है। ये तो मतलब फंडामेंटल है पॉलिटी का, कि अगर डिसोल्यूशन हो जाए हाउस का, तो स्पीकर को जरूरी नहीं है कि वो वेकेट कर दे, लेकिन अगर स्पीकर को रिमूव किया जाए तो वेकेशन होगी। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन, नहीं, स्पीकर कैन रिजाइन। स्पीकर अगर रिजाइन करता है अंडर 10th शेड्यूल, ये याद रखना, स्पीकर अगर रिजाइन करता है और डेप्यूटी स्पीकर भी अगर रिजाइन करता है, तो भाई साहब उन पे डिफेक्शन की प्रोसीडिंग नहीं लगती है रिजाइन करने पे। लेकिन अब मान लो अगर वो स्पीकर है, स्पीकर ने कर दिया रिजाइन बीजेपी से, रिजाइन कर दिया, तो ही विल कंटिन्यू टू रिमेन स्पीकर, क्योंकि अपनी न्यूट्रलिटी उसे सिद्ध करनी है। मान लो अगले दिन उसका मन बदला
और उसने फिर से बीजेपी रिज्वाइन कर ली, अब लगेगा डिफेक्शन। या फिर अगले दिन उसका मन बदला, उसने कोई दूसरी पार्टी फिर से ज्वाइन कर ली, तो भी डिफेक्शन लगेगा। हाउएवर अगले दिन उसने स्पीकर पद से ही रिजाइन दे दिया और उसके बाद अपनी ओरिजिनल पार्टी ज्वाइन कर ली बीजेपी, तो डिफेक्शन नहीं लगेगा। स्पीकर रिजाइन करने के बाद ओरिजिनल पार्टी ज्वाइन कर ली तो डिफेक्शन नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसने स्पीकर रिजाइन कर दिया और उसने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर दी कोई बीजेपी के अलावा, ओरिजिनल पार्टी के अलावा, तो डिफेक्शन लगेगा। ये है थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ से अगली बार वो सवाल पूछ सकता है भाई साहब, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना। डिफेक्शन बहुत वो उतना इजी नहीं है, डिफेक्शन से वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल पूछ सकता है, ये याद रखना। स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द रेजोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल मेंबर बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द। अब देखो ऐसा है ऑप्शन भी नीचे देख लिया करो, मुझे ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने ये एलिमिनेट कर दिया ना, तो बस आपका आंसर आ गया। मैंने ये शायद ये पूरा पढ़ा, और ये पढ़ा भी क्यों, मेरी अपनी बेवकूफ़ी है। अब पॉलिटी के उतने क्वेश्चन तो मैं सच में पूरा पढ़ता भी नहीं हूँ। इफ क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल हैज सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसीजन नहीं। सीधी बात है कि भैया कौन डिसीजन ले रहा है, स्पीकर या चेयरमैन, हटाओ इसे। लेकिन अगर आपको डिस्क्वालीफाई करना हो ऑन अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड, या अगर आपको डिस्क्वालीफाई करना हो किसी को भी ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, तो भाई साहब प्रेसिडेंट का डिसीजन लगेगा, और प्रेसिडेंट उसके लिए इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन लेगा। उनकी रिकमेंडेशन लेना जरूरी है, और इलेक्शन कमीशन की वो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी भाई साहब, ये याद रखना। वो वॉलंटरी नहीं है, बाइंडिंग है। इलेक्शन कमीशन ने अगर बोल दिया कि ठीक है ऑन अदर ग्राउंड्स दिस पर्सन शुड बी रिमूव्ड, प्रेसिडेंट विल हैव टू रिमूव इट। देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगर 10th शेड्यूल दिया हुआ है तो पॉलिटिकल पार्टी तो लिखी ही होगी उसमें। अगर ये लिखा हुआ है कि अच्छा वो अपने ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट 10th शेड्यूल में तो लिखा ही होगा ना। सीधी सी बात है। मतलब ऐसा है कि वो आपको नंबर फेंक के दे रहे हैं पॉलिटी के नाम पे। आप in India, state governments have no power of making rules for grant of concession with respect to extraction of minor, भाई माइनर मिनरल होते, और ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है। माइनर मिनरल्स होते ही स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में है। और याद रखना एमएमडीआर के तहत, एमएमडीआर के तहत जो माइनर मिनरल्स हैं वो नोटिफाई किए जाते हैं। माइनर मिनरल्स के अलावा जितने मिनरल्स हैं वो मेजर मिनरल कंसिडर होते हैं, और मेजर मिनरल्स पे रूल्स रेगुलेशन बनाने का अधिकार सेंटर का है। माइनर मिनरल क्या है वो डिफाइन किए गए हैं, जैसे रेत हो गया, बालू हो गया, छुटपुट है ना, ये अब्रक उब्रक, ये चीजें माइनर मिनरल है। मेजर मिनरल है उसे कौन, है ना, उसे कौन रेगुलेट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। दे आर नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन एमएमडीआर। एमएमडीआर के स्केड्यूल, आई थिंक स्केड्यूल 1 में जो मिनरल मेंशन्ड है वो माइनर मिनरल है, उसके अलावा जितने भी मिनरल है वो सारे मेजर है। इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल अंडर द रिलेवेंट लॉ। एक मिनट, इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर रेलेवेंट लॉ। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करती है अंडर एमएमडीआर, है ना, दे कैन नोटिफाई एक्चुअली। जो मिनरल लिखे हुए हैं एमएमडीआर के स्केड्यूल 1 में वो तो माइनर मिनरल है ही। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और मिनरल को भी नोटिफाई कर सकता है कि ठीक है हमारे अंडर अभी जो ये मिनरल है हम इसे माइनर मिनरल डिक्लेयर कर देते हैं। खैर अगर आपको इसकी नॉलेज थी भी नहीं कि अच्छा ये सही है कि नहीं है, क्योंकि माइनर मिनरल्स को तो ऑलरेडी एमएमडीआर के स्केड्यूल में लिखा गया है। मान लो अगर ये है आपका थॉट, तो नीचे ऑप्शन देख के देखो, कोई ऐसा ऑप्शन है कि बोथ, है ना, कि बोथ आर इनकरेक्ट लिखा है कहीं, बोथ आर इनकरेक्ट लिखा है कहीं, बोथ आर इनकरेक्ट, मतलब एक तो करेक्ट है ही। जब आपको पता है पहली इनकरेक्ट है तो दूसरी करेक्ट होगी। ज़्यादा दिमाग में लगाना ही नहीं कुछ। नेचर रिस्टोरेशन लॉ अपना भाई साहब यूट्यूब में मैंने एक वो वीडियो लाई थी ना, क्या बोलते उसे, डाउन टू अर्थ के पूरे 1 साल की वीडियो, मैंने फिर से लिंक पिन कर दिया है। हालांकि अब मत देखना, जिसने नहीं देखा अब मत देखना, जिसने देखा उसे 4-5 बार देख लो उन वीडियोस को, जिसने नहीं देखा अब मत देखना। वाई? बिकॉज
आप फालतू में अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें डाल दोगे और फिर नर्वस हो जाओगे, यार मैंने तो ये चीज़ें सुनी नहीं। तो डायरेक्ट ये हिट है, 3-4 तो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पिछले साल डाउन टू अर्थ के उस है ना, उन 2 वीडियो से आ गए थे। तो यहाँ करते हैं ओवर, क्योंकि ये हो गया है ओवर, है ना? 54 मिनट्स का हो गया। आई होप ये आपको हेल्प किया होगा, है ना? बाकी अगेन मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपको आंसर बताने का, यहाँ रिवीजन का कोई इंटेंशन नहीं है, यहाँ कोई इंटेंशन नहीं है आपको ये बताने का कि अच्छा कौन-सा आंसर सही है, कौन-सा नहीं। जस्ट ये कि आपके सामने है पेपर, ये मैंने गोले लगाए हुए हैं कि क्या सोच के गोले लगाए, ये है ना? ये हो सकता है आपको हेल्प करे, हो सकता है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत ही हेल्प करे, उसके लिए ये बनाई गई है ना? बाकी वो जो भी थे, आई थिंक क्या नाम उनका, शुभम था या जो भी हो, भाई साहब थैंक यू सो मच। मैं आज के बाद से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। टेक केयर, बाय बाय, एज़ ऑलवेज़ लव यू ऑल, बाय।